मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद अब पहला चरण जो चुनाव का लोकसभा के, वो मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर होने जा रहा है। और देश भर की जितनी सीटें हैं उनमें से ये 6 सीटें भी एक तरह से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें शामिल है जबलपुर है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, सीधी, शहडोल और मंडला। ये 6 सीटें शामिल हैं और सबकी निगाहें छिंदवाड़ा पर है, क्योंकि छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ रहा है। और बीजेपी का दावा है कि इस बार जो 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश की, उसमें से छिंदवाड़ा भी उनकी झोली में जाने की संभावना है। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री अरुण दीक्षित जी की। अरुण जी, अब आपका स्वागत है। एक तरह से 6 सीटों पे हमने आकलन किया और एक तरह से बहुत सारे कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इन 6 सीटों पर अगर आप एक हल्की सी नजर डालें तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी की शुरुआत किस तरह से होगी? क्या उसको कड़ी टक्कर मिल पाएगी? देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में जो हुए थे, तो उसमें सिर्फ छिंदवाड़ा की सीट कांग्रेस जीती थी, बाकी सारी सीटों पर कांग्रेस को हार मिली थी। इस बार भी कांग्रेस की हालत, चूंकि कांग्रेस नेतृत्व जो है बिल्कुल गायब है, प्रदेश की इकाई में अब इन्होंने इकाई नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है कांग्रेस के पास, और लगातार बीजेपी में जा रहे हैं। इसके बावजूद जो स्थितियां हैं, छिंदवाड़ा में टक्कर है, क्योंकि छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस के पास थी और इसी वजह से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत छिंदवाड़ा पर लगाई है। कमलनाथ के सारे लोगों को बीजेपी में लाने की मुहिम जो चल रही है, कल तक और आगे भी जारी रहेगी। तो मान के चलते हैं कि क्योंकि पिछला चुनाव जब हुआ था तब 30,000 से थोड़ा सा ज्यादा का अंतर था, जो कि 34,000 का करीब अंतर था। तो इस बार चूंकि कमलनाथ अब इमोशनल कार्ड खेल के लोगों से वोट मांग रहे हैं, तो क्या होगा ये तो बाद में ही पता लगेगा, लेकिन टक्कर बहुत तगड़ी हो गई है वहां पर भी। और जहां तक बाकी सीटों की इस बात है, तो चाहे बालाघाट हो, चाहे जबलपुर हो, पिछले चुनाव में सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी। चलो हम उस पर बाकी सीट पे आते हैं। आपने छिंदवाड़ा का मुद्दा छेड़ा है, तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि छिंदवाड़ा से अब तो पूरा बीजेपी का टारगेट है कि जितना एक एक बूथ वर्कर है वो भी बीजेपी में आ जाए उनके। और कांग्रेस के जैसे आप समझ सकते हैं कि दीपक सक्सेना के जाने के बाद, या जो विधायक हैं दूसरे जो जीते हुए विधायक हैं उनके, कमलेश शाह गए हैं, और जो दूसरे विधायक जो गए हैं, जो कमलनाथ के बड़े करीबी लोग गए हैं, पूर्व विधायक भी गए हैं। आपको लगता है ये पूरी एक प्लानिंग के तहत हो रहा है? क्योंकि कमलनाथ के करीबियों का जाना, तो ऐसा लगता है कि कमलनाथ जब तक जिनको कमलनाथ ने बनाया, जो कमलनाथ के इशारे पर चुनाव लड़ते थे, इशारे पर सीट छोड़ देते थे, जब 2018 में दीपक सक्सेना ने कमलनाथ के लिए विधानसभा की सीट खाली कर दी थी। तो आपको लगता है कि ये पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है? देखिए, इस बार पूरी तैयारी वही है। सबसे मजे की बात है, चाहे वो दीपक सक्सेना हो, चाहे कमलेश शाह हो, चाहे वो दूसरे लोग हों, वो लोग आए हैं जो कमलनाथ के द्वारा बनाए गए, कमलनाथ के अपने लोग, और ये कहते थे कि कमलनाथ उनसे धूप में खड़े होने को कहेंगे तो खड़े हो जाएंगे। वो सब अचानक छोड़ के जा रहे हैं। और सबका टारगेट कौन है? सबका टारगेट है नकुलनाथ। वो ये कहते हैं कि कमलनाथ तो पिता तुल्य, लेकिन नकुलनाथ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो नई स्ट्रेटजी शुरू की, और इसी स्ट्रेटजी को लगातार बीजेपी सपोर्ट कर रही है। चीफ मिनिस्टर दीपक सक्सेना के घर गए, अभी दीपक सक्सेना ने ज्वाइन नहीं किया, बस उनके गले में पट्टा पड़ना बाकी है, उनका बेटा जा चुका है। और भी कई लोग, कमलेश शाह जो हर्रई के राज परिवार से आते हैं, अमरवाड़ा से विधायक हैं, और 1-2 विधायकों के और नाम है। तो मुझे लगता है कि अगले 15 दिन जो चुनाव के हैं, इस बीच में कम से कम रोज एक झटका कमलनाथ को देने की तैयारी बीजेपी ने की है। और इसकी पूरी कोशिश ये है कि किसी भी कीमत पर छिंदवाड़ा जीत लिया जाए। अच्छा, बीजेपी ने अपना जो उम्मीदवार था, जैसे पहले बात हो रही थी कि शिवराज जी या कुछ चुनाव लड़ सकते हैं, या प्रहलाद पटेल चुनाव लड़ सकते हैं, अब उन्होंने विवेक साहू को दिया है। विवेक साहू पहले भी वहां चुनाव हार चुके हैं। तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी है इसमें कुछ और? देखिए, मुझे जो लग रहा है, जिनको विवेक साहू, जिन्हें बंटी कहते हैं, बंटी साहू, वो कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े थे और हारे थे। इस बार उन्हीं को आगे करके पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी है। इसमें 2 चीजें हैं कि अगर वो फिर से हार गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आम कार्यकर्ता है। और अगर कमलनाथ का पुत्र हार गया तो पार्टी कहे कि हमारा तो सामान्य कार्यकर्ता है, उसने हराया है। दोनों चीजों में पार्टी अपने आप को बचाव में रखना चाहती है। हार गए तो कोई बात नहीं है,
और जीत गए तो देखो हमारे सामान्य कार्यकर्ता ने हरा दिया, बड़े नेता की क्या जरूरत है, ये इसकी थ्योरी है। पर इसमें आपको नहीं लगता एक अलग सी बात उठ रही है कि ये पूरा जो प्लानिंग है ये कमलनाथ या नकुलनाथ को फिर से में बीजेपी में लाने की हो सकती है? नहीं, उसकी तो तैयारी ये तो पहले दिन से थी। आप याद करिए 1 महीने पहले ये हो गया था कि कमलनाथ गए, लेकिन इसका एक और असर हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आखिर में जिस तरह से घेरा जा रहा है वो कमलनाथ के साथ लोगों की सहानुभूति हो जाए और बाजी पलट जाए, क्योंकि कमलनाथ 45 साल से छिंदवाड़ा में सांसद हैं। कुछ एक छोटे समय के लिए वो सांसद नहीं रहे थे, लेकिन इस बार जो परिस्थिति बनी है उसमें अब ये हो सकता है कि आखिर में, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, मैंने अपनी जवानी दे दी, और जिस तरह से घेरा जा रहा है, क्योंकि उनके अपने लोग जिसको कहते हैं ना कि उनके चूल्हे के लोग निकल के गए हैं, उसका भी स्थानीय आदिवासी मन का बड़ा भोला होता है, वो इस बात का बुरा मान रहा है। ऐसा हम लोगों ने कई बात की तो उनको लगता है कि कमलनाथ को धोखा दिया जा रहा है, उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, और कमलनाथ भी अब उसी लाइन पे खेल रहे हैं। तो दोनों चीजें हो सकती हैं कि कमलनाथ के अपने लोग बीजेपी में गए हैं, तो इसके पीछे ये भी माना जा रहा है कि उनके कहने पे गए हैं, क्योंकि उनके भी जाने की बात थी। दूसरा ये भी है कि कमलनाथ को जिस तरह से उनके लोगों को तोड़ा जा रहा है, उससे सहानुभूति उनके साथ हो सकती है। दूसरी हम बात करें सीधी की, जहां पर जो है कमलेश्वर पटेल कांग्रेस की तरफ से हैं और डॉक्टर राजेश मिश्रा को उन्होंने बीजेपी से दिया है। सीधी से रीति पाठक जो थी पहले पूर्व में जो सांसद थी, वो करीब 2 लाख वोटों से जीती थी। आपको लगता है कि सीधी में एक थोड़ी सी टक्कर हो सकती है, क्योंकि केदारनाथ शुक्ला जी भी है वहां पर और वहां से अजय प्रताप सिंह भी गोंडवाना पार्टी से लड़ रहे हैं, तो एक तरह से ट्रायंगुलर फाइट बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी इस तरह से प्लानिंग करेगी कि उनको वो सीधी की सीट निकालने? नहीं, देखिए, सीधी की सीट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, रीति पाठक को आपने केंद्र से भेजा था, वो चुनाव जीती, केदार शुक्ला के विरोध के बाद भी वो चुनाव जीती, फिर भी उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया है, तो एक नाराजगी वो है। और जिनको कैंडिडेट बनाया उन्होंने कुछ समय पहले पार्टी छोड़ने की बात की थी, तो लोगों की स्थानीय स्तर पर जिसको पार्टी ने कैंडिडेट बनाया राजेश मिश्रा को, उनके खिलाफ नाराजगी है। तीसरी चीज कमलेश्वर पटेल के पिता भी वहां से चुनाव लड़े थे, और तब उनकी हार याद करिए 2009 में सिर्फ अर्जुन सिंह की पुत्री की वजह से हुई थी, जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गई थी। इस बार कमलेश्वर पटेल ने अगर अजय सिंह को मना लिया है, उनके साथ अपने गिले शिकवे दूर कर लिए हैं, वो दिख रहे हैं साथ में, वो उनके साथ हैं, तो ये बीजेपी के लिए 2 बड़े कारण हैं। एक, रीति पाठक को टिकट न मिलना, अजय सिंह का चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ना, और तीसरा जो कैंडिडेट है उनके प्रति लोगों में नाराजगी। तो इसका फायदा कमलेश्वर पटेल को मिल सकता है, और वास्तव में वो सीट ऐसी है कि अगर अर्जुन सिंह का परिवार और इंद्रजीत पटेल का परिवार मिलकर लड़ेगा तो बीजेपी को मुश्किल होगी। लेकिन आपको लगता है कि अगर उम्मीदवारों के चेहरे की जगह अगर मोदी का चेहरा जहां जहां पर चुनाव में आ रहा है वहां पे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, जैसा बीजेपी का दावा भी है इस तरह? नहीं, देखिए, मोदी तो हर जगह, अगर मोदी का बस चले तो 540 जगह खुद का ही नॉमिनेशन करा देते। वो तो इस तरह की छाया लेके आ रहे हैं कि जो कुछ हूं मैं ही हूं, और ये देश की जनता जो है वो इतना ज्यादा पसंद नहीं करती। और अब जो नई चीजें आई हैं, सवाल तो मोदी पर भी उठ रहे हैं। अब स्थानीय स्तर पर तो जो कार्यकर्ता और जो नेता जो जीत रहे हैं, उन्हें भी तो कुछ करके दिखाना है। सिर्फ मोदी का ही चेहरा और मोदी के ही नाम पे अगर होता तो फिर तो चारों तरफ क्या पूरे देश में मोदी होते। दक्षिण भारत में मोदी नहीं है। मध्य प्रदेश में जो कोशिश की गई थी और जिस तरह की तैयारी उन्होंने की थी, अब लोगों को समझ में आ गया, वो स्थानीय कार्यकर्ता भी देख रहे हैं। वो स्थिति नहीं है जो 2014 में थी और 2019 में थी। इस बार कई सवाल हैं, कई चीजें उठ रही हैं, और अगर वो ये कहें कि मेरा चेहरा देखो, तो आपका चेहरा देखने से होना क्या है? काम तो स्थानीय स्तर पर जो हो रहा है उसे देखा जाएगा। मुझे लगता है कि जो बातें स्थानीय सीधी में हो या दूसरे इलाकों में हो, वहां अब लोग जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो भी मायने रखते हैं। मतलब कैंडिडेट का चेहरा मायने रखता है। तो हम ये देखें कि जैसे अब अगली बार बात करते हैं मंडला की, वहां पे फग्गन सिंह कुलस्ते हैं जो अभी चुनाव हारे हैं विधानसभा का, उनको फिर से टिकट दिया गया, और उनके मुकाबले में कांग्रेस ने ओमकार सिंह मरकाम को उतारा है। तो ओमकार सिंह मरकाम को भी एक अच्छा कैंडिडेट माना जा रहा है। आप मंडला की क्या स्थिति देखते हैं? देखिए, आप याद करिए कि 2019 के चुनाव में भी फग्गन सिंह कुलस्ते की जीत का अंतर बहुत कम रहा था, और अभी 3 महीने पहले वो
निवास सीट से विधानसभा का चुनाव हारे हैं। उनकी तुलना में ओंकार मरकाम जो है युवा है और काफी सक्रिय है और उसने बड़ी मेहनत की है, तो उनको कांटे की टक्कर है वहां पर। इतना आसान नहीं है कि आप एक तरफा नहीं कह सकते हैं कि आप फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए लड़ाई कठिन है, और ये भी संभव है कि जो विधानसभा में हुआ वो लोकसभा में हो जाए, क्योंकि स्थानीय स्तर पर आदिवासी भी उनसे नाराज है। उनका व्यवहार, इस वजह से उनका भाई आ रहा। जब 163 सीट लोकसभा विधानसभा की बीजेपी जीती तो फग्गन सिंह कुलस्ते हार गए। बड़ी बात है ये। आपको लगता है कि बीजेपी के पास फग्गन सिंह कुलस्ते का कोई दूसरा तोड़ नहीं है? नहीं, अब अभी आपने कहा मोदी जिसको चाहे उसको नेता बना सकते हैं, लेकिन कोई तो मजबूरी है कि फग्गन सिंह बड़ा चेहरा है और वो भी नकारे जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हारे, उनका सगा भाई हारा। 19 के चुनाव में अंतर बहुत था। अगर बीजेपी नेतृत्व तो उन्हें ज्यादा महत्व देता तो केंद्रीय सरकार में मंत्री थे, उसके बाद उनको हारना नहीं चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं अब आदिवासी को आप उस तरह मत मानिए। आदिवासियों के लिए काम की जो दावे किए हैं बीजेपी ने, वो भी मैं वही कह रहा हूं कि आपने आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया और तमाम, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो आदिवासी समझ रहा है। अब वो आदिवासी नहीं है कि जो नंगा घूम रहा है, जो कुछ नहीं जानता। आज का आदिवासी बहुत सतर्क है और अपने अधिकारों को लेकर सजग है। उन्हें पता है कि उनके लिए क्या योजनाएं हैं, और उसी का परिणाम है कि फग्गन सिंह कुलस्ते को चुनाव हारना पड़ा। अब हम बालाघाट की बात करते हैं। बालाघाट में जो है वो भारती पारधी हैं और सम्राट सारस्वत हैं कांग्रेस की तरफ से, और दोनों नए उम्मीदवार हैं। और बालाघाट में जैसे ढाल सिंह बिसेन है या गौरीशंकर बिसेन है या उनकी बेटी है, तो ये सब टिकट के दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने भारती को उतारा। तो आपको लगता है ये दोनों नए उम्मीदवार हैं तो इसमें कुछ चमत्कार हो सकता है? नहीं, यहाँ एक बात पक्की है कि बीजेपी का संगठन मध्य प्रदेश में कांग्रेस से कहीं मजबूत है। बालाघाट की स्थिति है कि ढाल सिंह बिसेन को टिकट नहीं दिया गया है। पुराने कार्यकर्ता थे, विधायक रहे हैं, उमा भारती की सरकार में मंत्री रहे थे, और गौरीशंकर बिसेन पहले विधानसभा का चुनाव खुद नहीं लड़ना चाहते थे, बेटी को दिलाना चाहते थे, आखिर में वो खुद उतरे, तो उनकी पारी खत्म हो चुकी है। अब असली लड़ाई संगठन की है, क्योंकि सारस्वत भी पहली बार नाम आया है, कोई बड़ा नाम नहीं है, और पारधी भी पहली बार है। तो उनके साथ अगर बीजेपी का संगठन खड़ा हो जाएगा तो उनका पल्ला भारी रहेगा, क्योंकि कांग्रेस कमजोर है। व्यक्ति के तौर पर कैंडिडेट कांग्रेस के उतने बड़े जिसको कहे लोकप्रिय या पुराने नहीं है। तो ऐसे में फिर बीजेपी का पल्ला भारी रहना है, क्योंकि वहां संगठन उनका मजबूत है और उसके साथ लोग हैं। बीजेपी का संगठन शहडोल में भी मजबूत है। वहां पर हिमाद्री सिंह है जो पुराना पूर्व में जीत चुकी हैं। उनकी माताजी जो है राजेश नंदिनी सिंह, वो पहले चुनाव जीती थी वहां से कांग्रेस के। माता पिता दोनों चुके। दलबीर सिंह, और तो आपको, और उनके मुकाबले हैं फुंदेलाल मार्को। तो ये परिस्थिति कैसे बनेगी आपको? नहीं, इस बार वहां कांटे की टक्कर है। फुंदेलाल मार्को जमीनी नेता है और अपनी दम पर उभर के आए हैं। अब विधानसभा में भी उन्होंने बहुत गंभीर मुद्दे उठाए थे और इस बार चुनाव जीते भी हैं वो। तो वहां पर जितनी आसान लड़ाई पिछले चुनाव में हुई थी, क्योंकि हिमाद्री सिंह कांग्रेस से बीजेपी में आई और उनको टिकट मिला, वो जीती भी। इस बार जो है हिमाद्री सिंह की लड़ाई कठिन है, पल्ला भरे ही भारी हो, क्योंकि कांग्रेस का संगठन नहीं है। कांग्रेस का जब प्रदेश में संगठन नहीं है, जिलों में संगठन कहां से होना है? तो अकेले अपनी दम पे फुंदेलाल मार्को अच्छी टक्कर दे सकते हैं। एक और बीजेपी का गढ़ है जबलपुर, जो कि एक आखिरी छठी सीट है। और जबलपुर में आशीष दुबे, उन्होंने बीजेपी में एक नया उम्मीदवार दिया है, जो जिला अध्यक्ष भी वहाँ पे दूसरे पदों पर भी रह चुके हैं। और कांग्रेस ने भी जो है वो एक स्थानीय जो है दिनेश यादव एडवोकेट है, उनको दिया है। जबलपुर में ये कहा जा रहा था, कैलाश विजयवर्गीय ने भी ये कहा था कि कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि बड़े उम्मीदवार जैसे विवेक तनखा हैं या दूसरे जो पूर्व मंत्री हैं वो किसी तरह से चुनाव लड़ना नहीं चाहते वहां पर। तो कुल मिलाकर कांग्रेस, ये माना जाए कि कांग्रेस विड्रॉ हो गई थी जबलपुर से? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बीजेपी ने जिन सज्जन को टिकट दिया है उनको लेकर के बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायक अजय बिश्नोई ने ट्वीट किया था, आपको याद होगा, कि उन्होंने हमारा विरोध किया, लेकिन पार्टी के राय सर माथे अब उन्हें प्रत्याशी बनाया, तो उनका प्रचार, उनके लिए काम करना पड़ेगा। तो जो परिस्थिति कांग्रेस की है, अगर कांग्रेस के पास नेता नहीं है तो बीजेपी में उतना अंतर विरोध भी है, क्योंकि राकेश सिंह की सीट थी वो। राकेश सिंह पिछले कई टर्म से वहां सांसद चुने गए हैं, लेकिन अजय बिश्नोई राकेश सिंह से भी वरिष्ठ है। अगर वो खुलेआम कहते हैं ये बात, तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ ठीक नहीं है। जहां तक यादव की बात है, तो वो स्थानीय है और संजय यादव नाम के एक सज्जन वहां से एमएलए रहे हैं।
वहाँ एक कांग्रेस का संगठन पुराना है और यादव समाज जो है, यादव परिवार के लोग जुड़े, लेकिन यह है कि जो बात असली बात है जो कैलाश विजयवर्गीय ने कही, बीजेपी का संगठन मजबूत है, कांग्रेस का संगठन कमजोर है। किसी जमाने में शरद यादव ने वहां 1974 से 73-74 में चुनाव जीता था, जबलपुर में एक मिथक तोड़ा था उन्होंने। आपको लगता है यादव समाज के कुछ वोट जो है वो संगठित हो सकते हैं? नहीं, उस दरअसल सबसे बड़ी समस्या ये कि कांग्रेस का संगठन नहीं है। कांग्रेस के ने जो गड़बड़ की, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने, कि उन्होंने कमलनाथ को हटाते वक्त सिर्फ जीतू पटवारी को अध्यक्ष बना के भेज दिया, एक कमेटी तक नहीं बनाई और दिख रहा था कि लोकसभा चुनाव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब लीडरशिप केंद्र की इकाई जब ये नहीं चाहती तो ये समस्या तो आनी है। और यादव अपने स्तर पर कितनी लड़ाई लड़ सकते हैं ये तो देखना होगा, लेकिन संगठन के स्तर पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। कुल मिलाकर ये चुनाव में जो है वो जाति गणित ज्यादा नहीं है, जो पार्टियों ने काम किया वो ज्यादा उस पर देखा जाएगा। देखिए, अब दोनों चीजें हैं। कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी तो हर जगह जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, हर जगह जात की बात कर रहे हैं, और जो मिल रहा है उससे जात पूछ रहे हैं। ऐसा ही कुछ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद को ओबीसी घोषित किया है, और इस जात के गणित में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी जात बताई है। तो ये जो है दोनों तरफ से चल रहा है। चुनावी मुद्दा नहीं है जाति गणित उनका? नहीं, चुनावी मुद्दा देखिए, अब परिस्थिति वही है कि आपने एक बार खुद को, जिस व्यक्ति को लोग महाराज कह के पूरी जनता पांव छू रही हो, वो ये कहे कि मैं तो, मेरी जात कुर्मी है, तो ये अपने आप में एक मजबूरी तो है। जात तो बता रहे हैं, पर जातीय मुद्दा मध्य प्रदेश में नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जातियों को देखकर, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने जातीय गणित देखकर ही टिकट बांटे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जाति का ध्यान तो दोनों ने ही रखा है। जातिगत समीकरण तो मध्य प्रदेश के चुनाव में रहा है, भले ही किसी हद तक कम हो बिहार और उत्तर प्रदेश के मुकाबले, लेकिन ये जो 6 सीटों के चुनाव है और इनके चुनाव में जो जिस तरह के वोट पड़ेंगे, वो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में वोटर्स का लोकसभा चुनाव में उनका कितना रुझान है वो तय करेंगे। और जाहिर तौर पर कांग्रेस और बीजेपी की क्या स्थिति है उसका भी एक आकलन हमें देखने को मिलेगा। आप कोई इस मुद्दे पर अगर कोई आपकी राय हो तो हमें जरूर लिख भेजिए, ताकि साथ ही सब्सक्राइब और लाइक का बटन भी दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।